राइट तो स्ट्रेट अवे अपने टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं और कैसे जनरेट हो रही हैं। तो रिकॉल करेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड बाय ऑसिलेटिंग चार्जेस। राइट तो कोई भी अगर मेरे पास कलेक्शन ऑफ चार्जेस है जिनकी पोजीशन जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, वो चार्जेस अगर खुद ऑसिलेट कर रहे हैं, तो दीज ऑसिलेटिंग चार्जेस लीड टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दे लीड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। राइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है फर्स्टली दे आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्जेस। मेन चीज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंप्राइज ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन परपेंडिकुलर प्लेन्स। नाउ गाइस इट मींस दैट कि अगर मैंने मान लीजिए ऐसा एक नोटबुक ये कंसिडर किया, इसको ऐसे होल्ड किया, तो एक प्लेन तो ये है जो आपकी तरफ आ रहा है, एक प्लेन ये वर्टिकल यहां पे बना हुआ है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ये वाले प्लेन में आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ईएम वेव कौन सी डायरेक्शन में चल रही है, तो वो तीन डायरेक्शन कौन सी तीन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में ऑसिलेटिंग है, मैग्नेटिक फील्ड आप वाले प्लेन में, इस वाले प्लेन में ऑसिलेटिंग है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, इनका जो ये बाइंडिंग है ना, इस डायरेक्शन में आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आ जाएगा, मतलब वेलोसिटी वेक्टर ऑफ वेव उस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो E, B एंड V वेलोसिटी दे आर इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। ये फैक्ट डेफिनेटली ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स consist of oscillating electromagnetic field which are at right angles to each other and also right angles to the direction of wave propagation. Right. Then guys, अगर अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इक्वेशंस के फॉर्म में लाएं, तो हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता था वेव में, दैट वाज y इक्वल्स टू a sin kx माइनस ओमेगा t प्लस फाइव, है ना, दिस इज kx माइनस ओमेगा t प्लस फाइव। ये अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन होता था फॉर अ ट्रैवलिंग वेव, अ ट्रांसवर्स वेव। तो ऐसे केस में यहां पे जो पैरामीटर लिखा होता था, दिस वाज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन। यहां जो वेरिएबल आता था, दिस वाज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, वेव के चलने की दिशा, वेव के ट्रैवल करने का डायरेक्शन इस वेरिएबल से मिल रहा है, और ऑसिलेशन का डायरेक्शन इससे मिल रहा है। अच्छा, यहां अगर बीच में माइनस आता है तो दैट रिप्रेजेंट्स अ ट्रैवर्सल इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, है ना। ये अगर यहां माइनस आ रहा है, इसका मतलब वेव जो है वो प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही है, और यहां अगर बीच में प्लस आ रहा होता तो वेव जो है वो नेगेटिव एक्स में ट्रैवल कर रही होती। ये अपने ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन की प्रॉपर्टीज थी, अपना वेव चैप्टर अपन रिकॉल कर लें। तो गाइस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के स्टैंडर्ड इक्वेशंस आर रिप्रेजेंटेड एज दिस फॉर्म। तो आप देखो, ये ई एक्स का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका एक्स डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन एक्स एक्सिस के अलोंग है, और उसकी इक्वेशन आ गई ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। तो जैसे मैंने कहा था, ये वाला जो वेरिएबल है ना, ये वेव के चलने की डायरेक्शन बता रहा है, और बीच में माइनस साइन कह रहा है दैट द वेव इज ट्रैवलिंग इन प्लस जेड डायरेक्शन। तो वेव जो है वो यहां पे प्लस जेड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, प्लस जेड डायरेक्शन इज द ट्रैवर्सल ऑफ वेव हियर। ठीक है, प्लस जेड में वेव चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में ऑसिलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वाई में ऑसिलेट कर रहा है। अच्छा, ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू। ये मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन मैग्नीट्यूड है, मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू, उसका एम्पलीट्यूड। ये जेड बता रहा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, और ये माइनस बता रहा है कि वेव प्लस जेड डायरेक्शन में जाएगी। तो जैसे ये अपने यूजुअल पैरामीटर्स हैं जो वेव में ही आपने पढ़े हुए हैं दोस्तों। के अपन रिकॉल करें तो के जो है दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा, वेवलेंथ से कनेक्ट होता था। ओमेगा जो है दैट इज 2 पाई बाय टी, दैट 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, या 2 पाई एफ इसको अपन लिखा करते थे। और अगर मैं ओमेगा और के को डिवाइड कर लूं तो दैट ओमेगा बाय के विल गिव अस द वेव स्पीड, है ना, नॉट द पार्टिकल स्पीड, नॉट द ऑसिलेशन स्पीड। ये वेव का स्पीड है कि वेव कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रही है। अगर लाइट की बात हो रही है तो ओमेगा बाय के विल बी इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट सी, 3 × 10⁸ के बराबर आएगा। तो के, ओमेगा एंड स्पीड जो है, ये सारी इंफॉर्मेशन अपने वेव्स वाले चैप्टर में से आ रही है। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ साइन फंक्शन, एक साइनसॉइडल वेव के फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ध्यान क्या रखना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है, मैग्नेटिक फील्ड वाई में है, तो प्रोपगेशन जेड में हो रहा होगा, वेव का ट्रैवर्सल जेड में हो रहा होगा। देन दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमें यहां से ध्यान रखना है कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है ना, दैट डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई क्रॉस बी। जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई डायरेक्शन में है या एक्स डायरेक्शन में, कोई भी एक डायरेक्शन आपने लिया, मैग्नेटिक फील्ड किसी एक डायरेक्शन में है, तो जो वेलोसिटी वेक्टर होगा, वेलोसिटी वेक्टर किसका, वेव के चलने का, तो वेव के चलने का जो डायरेक्शन होगा दैट इज गिवन बाय दिस ई क्रॉस बी। तो वी वेक्टर जो होगा वो हमेशा ई क्रॉस बी की तरफ पॉइंट करेगा, ई क्रॉस बी के अलोंग आएगा। इसके बारे में आगे एक प्रॉपर्टी में अपन और डिस्कशन करेंगे, पर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देन गाइस, एक रिजल्ट हमें ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा है, तो वैक्यूम में तो स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ से चलेगा। तो द रिलेशन इज, जो इनका कनेक्टिंग रिजल्ट है, वो कनेक्टिंग रिजल्ट ध्यान रखेंगे दैट C इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो म्यू नॉट अपना परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस हो गया, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। उन दोनों का स्टैंडर्ड डेटा अगर मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूं, 1 अपॉन अंडर रूट लिखूं, तो वैल्यू जो आएगा वो 3 × 10⁸ के बराबर आता है। तो C जो है दैट्स 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट। ये कब लिख रहे हैं, जब ट्रैवर्सल जो है वो वैक्यूम में है, ट्रैवर्सल जो है वो एयर में है। जैसे कोई और मीडियम आएगा, द सेम रिजल्ट इट गेट्स ऑल्टर्ड एंड दिस कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। जैसे मीडियम चेंज हुआ तो स्पीड ऑफ लाइट C की जगह V हो जाएगा,
फिर एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट की जगह एप्सिलॉन और म्यू आ गए, उसमें म्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, तो म्यू हो जाएगा म्यू आर टाइम्स म्यू नॉट। वी नो दैट जैसे मीडियम चेंज करते हैं तो म्यू की जगह म्यू नॉट इंटू म्यू आर आ जाएगा, और एप्सिलॉन आर जो आएगा दैट विल बी एप्सिलॉन आर टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो जब तक ये ट्रैवर्सल वैक्यूम में है तब तक ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है। जैसे ही वो ट्रैवर्सल किसी और मीडियम में हो गया तो यहां पे आ जाएगा म्यू आर टाइम्स म्यू नॉट, और ये आ जाएगा एप्सिलॉन आर टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, और ये सी की जगह स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम हो जाएगा। तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो अपन को ध्यान रखना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेक्स्ट रिजल्ट गाइस इसके अंदर जो आता है कि जो आपके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, जब ईएम वेव चलती है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कॉम्बिनेशन ट्रैवल करता है। तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होगा ना किसी भी जगह पर, दैट रेशियो विल ऑलवेज बी इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, दैट सी। ठीक है, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वल्स टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो जैसे अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इटसेल्फ इज अ टाइम चेंजिंग वैल्यू, है ना, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है। तो किसी भी समय पे ई और बी का जो रेशियो है वो सी के बराबर है। इवन इनके अगर अपन मैग्नीट्यूड्स की बात करें, एम्पलीट्यूड्स की बात करें, वो जो आपका ई नॉट बाय बी नॉट है ना, वो ई नॉट बाय बी नॉट, उनके एम्पलीट्यूड जो हैं वो भी इस रेशियो में रहेंगे। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो जो है वो स्पीड ऑफ लाइट सी के बराबर है, वो अपन को ध्यान रखना है। एक ये रिजल्ट हो गया और एक पिछले वाला ये रिजल्ट हो गया। देन फर्दर अपन प्रॉपर्टीज में देखें, ये पॉइंट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली जो क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे उसमें इसका बहुत मेजर रोल है। ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है दोस्तों, वो हमेशा ई क्रॉस बी के अलोंग आता है, जो मैं अभी बात कर रहा था आपसे। तो मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो अपन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस मान लो ऐसे अगर ये शो कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कुछ मैंने एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन लिए, और इसमें बोल रहा हूं कि आपका वेलोसिटी जो है ना वो मान लो इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में आ रहा है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट्स से दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के अलोंग है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर जेड के अलोंग है। तो वेलोसिटी वेक्टर जो आएगा वो हमेशा ई क्रॉस बी के अलोंग आएगा। ये ई के अलोंग फिंगर्स रखो, बी की तरफ घुमाओ, तो ई क्रॉस बी हमेशा वेलोसिटी की तरफ पॉइंट करेगा। तो एक तो ये रिजल्ट हो गया जो मैंने लिखा है। सेकंड ऑब्जर्वेशन जो अपन को कई बार काम में आएगा, दैट बी कैप जो है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ना, दैट इज ऑलवेज अलोंग वी क्रॉस ई। अब ये दिस इज जस्ट द सेम वे ऑफ राइटिंग, ना दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग द सेम थिंग। जैसे अपना वो आई जे के होता है ना, कि आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस के इज आई, राइट, ऐसे के क्रॉस आई इज जे, उसी तरह से ये भी आपस में रिलेट हो जाएंगे। तो एक तो वी वेक्टर हमेशा ई क्रॉस बी की तरफ आएगा, तो ध्यान रखो। सेकेंडली अब देखो इसमें अगर मैं वी क्रॉस ई कर रहा हूं, ये वी के अलोंग फिंगर्स रखो और ई की तरफ घुमाओ, तो वी क्रॉस ई विल बी इक्वल्स टू बी, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आ रहा है। तो एक ये रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है कि बी कैप जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस ई। वी क्रॉस ई की तरफ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट करेगा, या फिर ई क्रॉस बी की तरफ वी पॉइंट करेगा, वेलोसिटी पॉइंट करेगा। तो ये रिजल्ट डेफिनेटली अपन को न्यूमेरिकल्स वगैरह में बहुत काम देना है, ये भूलना नहीं है आपको। देन अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है तो ऑफ कोर्स इट कैरीज एनर्जी। तो दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो वो जब ट्रैवल कर रही है तो इट इज कैरिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एनर्जी कैरी कर रही है, वो इन्फॉर्मेशन कैरी कर रही है। तो अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी कितना होता था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। कैपेसिटर चैप्टर में से याद करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल चैप्टर में से रिकॉल करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी इज बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है तो उसका जो एनर्जी है दैट इज बीइंग शेयर्ड बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो टोटल एनर्जी वो वेव कैरी कर रही है उसमें कुछ पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के पास भी है, कुछ पोर्शन ऑफ एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के रूप में भी है, और ये चीज आसानी से प्रूव किया जा सकता है दैट इट इज इक्वली शेयर्ड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, है ना। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पास एनर्जी कंपोनेंट ज्यादा है या मैग्नेटिक फील्ड के पास ज्यादा है। बोथ ऑफ द फॉर्म्स आर शेयरिंग द टोटल एनर्जी इन इक्वल अमाउंट्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी मतलब बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूं कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर द इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। अगेन एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि दोनों फॉर्म्स इक्वल अमाउंट में शेयर कर रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम और मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में इनकी वैल्यूज इक्वल नहीं है, केवल एनर्जी ये इक्वल अमाउंट में शेयर कर रहे हैं, बट इनकी वैल्यूज इक्वल नहीं रहेंगी। तो जैसे ही आप ई बाय बी का रेशियो देख रहे हो ना, अभी अपनी बात हुई थी ई बाय बी का रेशियो क्या है, सी है। तो जैसे ही आप ई का वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो आ रहा है बी मल्टीप्लाइड बाय द स्पीड ऑफ लाइट। दैट मींस गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू मैग्नेटिक फील्ड। एनर्जी भले ही दोनों इक्वल शेयर कर रहे हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड से सी टाइम्स ज्यादा है, 3 × 10⁸ टाइम्स ज्यादा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ में तो फर्क है, बट एनर्जी शेयरिंग दोनों की इक्वल है। तो द टोटल एनर्जी डेंसिटी अपन निकालें। अब आप रिकॉल करो, ये जो मैंने वैल्यूज लिखी हैं ये टोटल एनर्जी की वैल्यूज नहीं थी, दीज आर द एनर्जी डेंसिटीज, राइट, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला हो गया, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड वाला हो गया। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी इज द समेशन ऑफ दीज टू, दैट हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एंड बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट अगर मैं ऐड कर रहा हूं
तो दैट विल गिव मी द टोटल एनर्जी डेंसिटी जब ईएम वेव ट्रैवल कर रही है। दोनों फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ऐड कर लिया। अब अभी अपन ने बोला कि यार दोनों फॉर्म्स इक्वल है, तो आप बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट की जगह भी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ही लिख सकते हैं। तो दिस हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसकी जगह भी वही लिख रहा हूं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और वो ऐड होके वी कैन राइट दैट एज एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ओनली। वो ऐड होने के बाद एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ही, क्यों? बिकॉज ये दोनों वैल्यूज इक्वल थे, तो उसी फॉर्मेट में आ गया। तो ये एक पॉइंट ध्यान रख रहे हैं, दैट एनर्जी इज शेयर्ड इक्वली अमंग्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का एनर्जी शेयरिंग इक्वल है। नाउ गाइस, सेम चीज यहां पे अपन एनर्जी डेंसिटी वाला जो पॉइंट है ना, वो आरएमएस के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो अभी जो मैंने टर्म लिखा था, दिस इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एंड बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, तो आपका एनर्जी डेंसिटी का टर्म था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब ई का फंक्शन मैंने क्या लिखा था? ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, तो ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखा था? इट इज बी स्क्वायर बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी का होल स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट। तो ये मैं जो फंक्शन यहां पे लिख रहा था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एंड बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस किया, वो साइन फंक्शन जो शुरुआत में पढ़ा, ये बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट में आपने मैग्नेटिक फील्ड फंक्शन प्लेस किया। अब दोस्तों इसका जब मैं एवरेज वैल्यू निकाल रहा हूं ना, तो अपन जानते हैं कि ये ई स्क्वायर तो ठीक है, साइन स्क्वायर का एवरेज इज हाफ, राइट? साइन स्क्वायर का एवरेज इज हाफ, तो ये हो गया आपका हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, तो ठीक है, और साइन स्क्वायर का मीन किया तो ये हाफ आ गया, प्लस ये बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, तो ठीक है, और इस साइन स्क्वायर का हाफ एवरेज ले रहा हूं तो हाफ आ गया। मुझे इस पूरे फंक्शन का मीन निकालना है, यू का एवरेज वैल्यू निकालना है, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर का एवरेज लिया तो हाफ, ये साइन स्क्वायर का एवरेज है तो हाफ। नाउ दिस ई नॉट स्क्वायर बाय रूट 2, ई नॉट स्क्वायर बाय रूट 2 को लिख सकते हैं ई नॉट बाय रूट 2 का होल स्क्वायर, है ना? ई नॉट बाय रूट 2 का होल स्क्वायर, ई नॉट बाय रूट 2 मतलब आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू अपॉन रूट 2 मतलब आरएमएस वैल्यू, तो ये बन गया आपका हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस स्क्वायर प्लस, अच्छा ये बी नॉट स्क्वायर बाय 2 का मतलब हो गया बी नॉट बाय रूट 2 का होल स्क्वायर, विच इज बी आरएमएस स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। ये यही फॉर्मेट है, इसी चीज का ये दूसरा वर्जन लिखा हुआ है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस स्क्वायर एंड बी आरएमएस स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। और सिंस ये दोनों वैल्यूज इक्वल होती हैं, तो अल्टीमेटली ये इसी के इक्वल आ गया। तो अगर मुझे ई और बी के टर्म्स में लिखना है टोटल एनर्जी को, तो ये वर्जन है, और आरएमएस के फॉर्मेट्स में लिखना है तो ये वाला वर्जन है। ठीक है, कुल मिला के कंक्लूजन यही है कि टोटल एनर्जी इज इक्वली शेयर्ड बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, राइट? देन गाइज, नीडलेस टू स्पेसिफाई, वी ऑल नो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब आपका पूरा लाइट वेव जो है, पूरा स्पेक्ट्रम जो है, इंक्लूडिंग अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, कॉस्मिक रेज, एक्स रेज, माइक्रोवेव्स, दे आर ऑल ट्रांसफर्स इन नेचर, लॉन्जिट्यूडनल नहीं है साउंड की तरह, ट्रांसफर्स हैं, और ट्रांसफर्स हैं, दैट्स व्हाई दे कैन बी पोलराइज्ड, राइट? लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, साउंड वेव वगैरह सब ये पोलराइज नहीं होंगी, बट ट्रांसफर्स वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम इट कैन बी पोलराइज्ड, राइट? फिर अगेन एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लैम्डा वेवलेंथ का, देन द मोमेंटम एसोसिएटेड विद दैट फोटोन, मोमेंटम एसोसिएटेड विद दैट वेव इज गिवन बाय h by लैम्डा। ऑब्वियसली इसके लिए अपन p इक्वल्स टू mv तो लगा नहीं सकते, है ना? जब वेव ट्रैवल कर रही है तो p इक्वल्स टू mv तो लिख नहीं सकते, तो मोमेंटम ऑफ सच एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय h by लैम्डा, वो अपन सब जानते हैं कि p इक्वल्स टू h by लैम्डा से उसका मोमेंटम निकाल सकते हो। अब अगर कोई भी वेव अगर e अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरी कर रही हो, है ना? कोई वेव अगर मान लीजिए कोई वेव है, रेडिएशन है जो मैंने दीवार की तरफ इंसिडेंट किया, और वो कुछ e अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरी कर रही है, u अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरी कर रही है, तो अगर e उसमें एनर्जी है या फिर मान लो u उसका एनर्जी है, तो दोस्तों ये ध्यान रहे, द मोमेंटम ऑफ दैट वेव, द मोमेंटम ऑफ दैट वेव इज गिवन बाय u by c, अल्टीमेटली h by लैम्डा से ही अटैच हो रहा है। तो अगर कोई भी वेव है, वो मोमेंटम ऑब्वियसली अपन मास टाइम्स वेलोसिटी से तो नहीं लिख सकते ना, तो अगर वो e एनर्जी कैरी कर रही है, अगर वो u एनर्जी कैरी कर रही है, तो मोमेंटम कैरिड बाय द रेडिएशन, कि भाई कितना मोमेंटम वो रेडिएशन कैरी कर रही है, तो दैट मोमेंटम इज गिवन बाय e by c या u by c, उतना मोमेंटम उस वेव में होगा अगर u उसकी एनर्जी है, तो टोटल मोमेंटम। अब अगर ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, अब अगर वो वेव एक परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जाकर टकराई है ना? कोई वेव है जो एक परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जाकर टकराई है, या मान लीजिए अभी वो ना नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, पहले मैं लेता हूं 100% अब्सॉर्बिंग, अगर 100% अब्सॉर्बिंग सरफेस है, या फिर अपन लिख सकते हैं कि ये कंप्लीटली नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और उसके ऊपर आपने, उस दीवार के ऊपर, उस सरफेस के ऊपर आपने रेडिएशन भेजी। अब जो रेडिएशन ये जा रही है ना, अगर ये यू एनर्जी लेकर गई है, तो उसका इनिशियल मोमेंटम तो कितना हो जाएगा? u by c। वो यू एनर्जी लेकर गई तो उसका इनिशियल मोमेंटम जो आना है दैट विल बी u by c। सिंस इट इज कंप्लीटली अब्सॉर्बिंग सरफेस, तो वो सारा रेडिएशन अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेगा, और रिफ्लेक्टेड रेडिएशन कुछ भी नहीं है, तो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन में एनर्जी कितना है? तो जीरो है, बिकॉज रिफ्लेक्ट कुछ हुआ ही नहीं। तो फाइनल मोमेंटम अगर मैं लिखूंगा तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? दैट विल बी जीरो। तो दोस्तों ऐसे केस में चेंज इन मोमेंटम मैग्नीट्यूड अगर अपन देखें तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ रहा है? केवल u by c आ रहा है।
सो व्हेन द रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑन अ परफेक्टली अब्सॉर्बिंग सरफेस, मतलब रिफ्लेक्ट होकर कुछ भी नहीं आए, तो u बाय c मोमेंटम उसको डिलीवर हुआ किसको, दीवार को जिसने अब्सॉर्ब किया, और रिटर्न होकर कुछ भी नहीं आया, तो इनिशियल मोमेंटम जो भेजा था वो u बाय c था, मतलब u इज एनर्जी, और फाइनल जो आया है वो 0 आया, तो चेंज इन मोमेंटम u बाय c हो गया. नाउ इफ द सरफेस इज 100% रिफ्लेक्टिंग, अगर वो पूरी तरह रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो दोस्तों इनिशियल मोमेंटम जो मैंने सेंड किया है दीवार की तरफ हो गया u बाय c. फाइनल मोमेंटम में उतना ही एनर्जी दोबारा आएगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो फाइनल मोमेंटम में क्या लिखूंगा, दैट विल बी माइनस u बाय c. और इस केस में अगर मैं चेंज इन मोमेंटम देख रहा हूं, तो यहां पर आपका चेंज इन मोमेंटम मैग्नीट्यूड फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो चेंज आ जाएगा आपका 2u बाय c. तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रहना चाहिए कि जब u एनर्जी जा रही है दीवार की तरफ, तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस को मोमेंटम कितना डिलीवर होता है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आता है, 2u बाय c. परफेक्टली अब्सॉर्बिंग है तो चेंज इन मोमेंटम इज u बाय c. ओके, तो इस केस में द टोटल एनर्जी ट्रांसफर टू अ सरफेस इज u, तो टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड, अगर कंप्लीटली अब्सॉर्बिंग सरफेस है तो मोमेंटम डिलीवर कितना हुआ, u बाय c. और परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होता तो वो चेंज इन मोमेंटम 2u बाय c आता. नाउ जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी वॉल पर इंसिडेंट होता है और वॉल उसको अब्सॉर्ब करती है, रिफ्लेक्ट करती है, जो भी सिचुएशन बनती है, तो दोस्तों एक मोमेंटम चेंज रेडिएशन में आया है. और अगर एक मोमेंटम चेंज रेडिएशन में आ रहा है तो ऑब्वियसली देयर हैज टू बी सम फोर्स इन्वॉल्व्ड. अगर मोमेंटम चेंज आ रहा है तो कहीं ना कहीं फोर्स इन्वॉल्व्ड होगा. तो अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो, द एवरेज फोर्स इज गिवन बाय डेल्टा पी बाय डेल्टा टी. डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ठीक है, एवरेज फोर्स करके निकालना है तो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी हो गया. अब मान लो अगर सामने दीवार जो है वो परफेक्टली अब्सॉर्बिंग था, मतलब उसने लौटाया कुछ भी नहीं, तो मोमेंटम चेंज कितना आया, तो u बाय c आया. तो चेंज इन मोमेंटम इज u बाय c अपॉन टाइम ड्यूरेशन कर रहा हूं, तो ये एवरेज फोर्स बन गया. नाउ यू कैन राइट दिस एज, अच्छा ये अगर फोर्स आया है सामने लगने वाले, सामने दीवार पे लगने वाला फोर्स कैलकुलेट हुआ है, तो अगर मुझे प्रेशर कैलकुलेट करना हुआ तो वही प्रेशर एवरेज प्रेशर हो जाएगा आपका फोर्स अपॉन एरिया. तो फोर्स अपॉन एरिया करूंगा तो u बाय c तो मोमेंटम था, अपॉन टाइम और अपॉन ये एरिया भी आ गया. नाउ दोस्तों द एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बिकम्स इंटेंसिटी. एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, मतलब जूल्स पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, वॉट पर मीटर स्क्वायर बन गया, इंटेंसिटी बन गया. रिकॉल करें, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बिकम्स इंटेंसिटी, तो आपका प्रेशर एक्सर्टेड कितना हो गया, दैट इज इक्वल्स टू I बाय c. अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट स्टोरी का, कि अगर कोई रेडिएशन आपने दीवार पर सेंड किया है और वो परफेक्टली अब्सॉर्ब हो गया है, लौट कर नहीं आया, तो ऐसे केस में फोर्स कितना एक्सर्ट हुआ, तो फोर्स हो गया डेल्टा पी बाय डेल्टा टी. चेंज इन मोमेंटम कितना आया था, u बाय c, एंड दैट अपॉन टाइम इज द एवरेज फोर्स. और प्रेशर अगर निकालें तो दैट फोर्स अपॉन एरिया, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बिकम्स इंटेंसिटी, तो दैट बिकम्स I बाय c. और ये अगर ये 100% रिफ्लेक्टिंग होता ना, एनर्जी वापस अगर लौट के आ रही होती, तो कहां फर्क आता, चेंज इन मोमेंटम में 2u बाय c लिखते और ये 2 लास्ट तक कैरी होता और प्रेशर हो जाता 2I बाय c. फॉर अ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस द प्रेशर वैल्यू, दिस प्रेशर वैल्यू इज 2I बाय c, है ना, और ये I बाय c है फॉर अ परफेक्टली अब्सॉर्बिंग सरफेस. ये परफेक्टली अब्सॉर्बिंग सरफेस पे लगने वाला प्रेशर है और ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लगने वाला प्रेशर है. राइट, तो रेडिएशन जब आप इंसिडेंट कर रहे हो तो वो दीवार से टकराने के बाद अब्सॉर्ब होगा, रिफ्लेक्ट होगा, उसके हिसाब से इट विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द वॉल, उसके हिसाब से इट विल एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द वॉल. रिजल्ट्स याद रहने चाहिए, I बाय c परफेक्टली अब्सॉर्बिंग, 2I बाय c परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग. I क्या है, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन. कितनी इंटेंस रेडिएशन भेजिए, यूनिट क्या होगा इंटेंसिटी का, इज जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर. एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, दैट मींस वॉट पर मीटर स्क्वायर. राइट, तो ये क्रूशियल रिजल्ट है, ध्यान रखेंगे. एक और चीज जो न्यूमेरिकल्स में काम आती रही है, इसके डेरिवेशन पे अपन नहीं जाएंगे बट याद रखना है दोस्तों, अगर यहां से कोई रेडिएशन एमिट हो रही है, कोई लाइट सोर्स है, यहां से रेडिएशन एमिट हो रही है, तो वो इधर जाने के बाद एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद उसका इंटेंसिटी कितना होगा, मान लो वो निकालना है. तो अगर ये मैंने एक पॉइंट सोर्स कंसिडर किया जिसका पावर P है ना, ये पावर है, मान लो 100 वॉट का बल्ब है, 20 वॉट का बल्ब है, ये इसका पावर है, और यहां से R दूरी पे जाके, यहां से R डिस्टेंस पे जाके मुझे कितना इंटेंसिटी इसका मिलेगा, कितना इंटेंसिटी मुझे इसका ऑब्जर्व होगा, वो मुझे फाइंड आउट करना है दोस्तों. उस जगह जैसे जैसे अपन लाइट सोर्स से दूर जाते हैं, उसकी इंटेंसिटी जो हमें रिसीव हो रही होती है वो कम होती जाती है. साउंड सोर्स से दूर जाओगे तो जितना दूर जा रहे हो साउंड विल गेट लेस इंटेंस, इंटेंसिटी कम हो रही है. तो इंटेंसिटी जो है दैट इज डिस्क्राइब्ड एज पावर अपॉन एरिया, है ना. तो पावर तो हो जाएगा जितना ये 10 वॉट 20 वॉट का सोर्स है वो, और एरिया ये जो पॉइंट सोर्स है तो चारों डायरेक्शंस में लाइट एमिट कर रहा है, चारों डायरेक्शंस में साउंड एमिट कर रहा है, तो कौन से एरिया में फैल रहा है, 4 पाई आर स्क्वायर, स्फेरिकल रीजन में. तो एरिया हो गया इसका 4 पाई आर स्क्वायर. तो इंटेंसिटी जो है दैट्स पावर अपॉन एरिया, P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, एंड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर दोस्तों. राइट, अगर डिस्टेंस आप बढ़ाते जा रहे हो, जितना दूर उस सोर्स से आप जा रहे हो, इंटेंसिटी उसकी ड्रॉप होती चली जा रही है. तो ये एक रिजल्ट अपन यूजुअल एटॉमिक स्ट्रक्चर में, साउंड वेव्स में वगैरह में अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं. तो इंटेंसिटी वाला पॉइंट रिकॉल करना है. अब ऐसे केस में अगर मुझे बोल दिया जाए यार यहां पे जाकर, मान लो ये आपका एक लाइट सोर्स है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करने वाला सोर्स है, और यहां पर मुझे इंटेंसिटी पता चल गया, मैंने इंटेंसिटी निकाल लिया ऐसे, और वो मुझे पूछ रहा है कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना,
सिंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंप्राइज कर रहा है, तो मुझे उस जगह जाके इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड निकालना है। यहां जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पहुंचेगा इधर से निकल के, है ना, ये आर दूरी पे, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, एम्पलीट्यूड कितना होगा, ई नॉट कितना होगा, ई मैक्स कितना होगा, वो निकालना है। तो दैट इज गिवन बाय दिस रिजल्ट। इसको डिराइव नहीं कर रहे हैं, सीधा रिजल्ट याद करेंगे कि इंटेंसिटी जो है वहां पर, उस जगह जो इंटेंसिटी मिल रही है आपको पावर अपॉन एरिया करके, दैट इंटेंसिटी विल बी गिवन बाय हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। वो एनर्जी डेंसिटी होता था, उस एनर्जी डेंसिटी को स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करना है, तो वो इंटेंसिटी के इक्वल आ जाएगा। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इक्वल टू इनटू सी, दैट विल बी इक्वल्स टू द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एट दैट पॉइंट। तो मान लो मैंने आपको बोला कि 10 वॉट का बल्ब है, वहां से 2 मीटर दूर जाके उधर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, एम्पलीट्यूड, ई मैक्स कितना चल रहा है वो निकालना है। तो पहले आप क्या करोगे, उस 2 मीटर पर पहले इंटेंसिटी निकालोगे, ये इंटेंसिटी निकालोगे ऐसे, और उस इंटेंसिटी को इक्वल करोगे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी से, और वहां से वो ई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट होगी जो क्वेश्चन ने पूछी होगी, है ना। तो अगेन एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिससे क्वेश्चंस आते रहे हैं डिफरेंट वर्जन्स में। तो ये तो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उन पे डिपेंडेंट किस तरह के सवाल बनते हैं वो अपन ने ऑब्जर्व कर लिया दोस्तों। तो E by B इक्वल्स टू C, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, एनर्जी डेंसिटी वाला शेयरिंग, प्रेशर कितना एक्सर्ट होगा, फोर्स कितना एक्सर्ट होगा, I और E के बीच में कनेक्शन, उन सबसे रिजल्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस आते रहे, मोस्टली तो उसी से कवर हो जाता है टॉपिक। सेकंड कैटेगरी आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। गाइस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, आपको सबसे पहले तो इस स्पेक्ट्रम का ऑर्डर याद रखना है, इधर इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ और इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। या तो आप ऐसे इन डिक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में याद कर लो, एक ही बात है ना। डिक्रीजिंग वेवलेंथ मतलब इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, V बराबर लैम्डा एफ के हिसाब से, लैम्डा और एफ इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में है। तो या तो आपने डिक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में याद कर लिया कि रेडियो वेव्स, है ना, उसके बाद टेलीविजन, FM रेडियो, शॉर्ट रेडियो वेव्स, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रावायलेट। तो ऐसे ही बताया कि विजिबल में यहां अल्ट्रावायलेट आ रहा है, यहां इंफ्रारेड आ रहा है, फिर उसके बाद एक्सरेज, गामा, ये पूरा आपको ध्यान रखना चाहिए वेवलेंथ के ऑर्डर में। अच्छा, फिर विजिबल रीजन जो अपना ये है, विजिबल दिस पोर्शन, इसका वेवलेंथ रेंज ध्यान रखोगे, दैट विजिबल रीजन जो है दैट इज बेसिकली फ्रॉम 400 नैनोमीटर टिल 700 नैनोमीटर। ये पूरा रेंज आपको याद रहना चाहिए कि अपना विजिबल रीजन इज फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। तो अल्ट्रावायलेट जो है वो 400 नैनोमीटर से थोड़ा कम वेवलेंथ है, और इंफ्रारेड जो है वो रेड वाले से इस 700 नैनोमीटर से थोड़ा ज्यादा है। उसके हिसाब से एनर्जीज hc बाय लैम्डा से कैलकुलेट होती हैं। तो एक तो इसमें कोई चॉइस नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा कि आपने ये पूरा ऑर्डर ध्यान रख लिया। इस तरह के सवाल आते हैं आपके मेंस में, बिटसैट में, कि आपको 4-5 नाम दे दिए और उनको डिक्रीजिंग लैम्डा में अरेंज करना है, या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में अरेंज करना है, या इंक्रीजिंग एनर्जी में अरेंज करना है, तो आप hc बाय लैम्डा h न्यू के फॉर्मेट में जा रहे हो। अलॉन्ग विद दैट दोस्तों, एनसीईआरटी में जो इस पूरा ये जो पूरा स्पेक्ट्रम है ना, इससे रिलेटेड पूरा एक टेबल बनाया हुआ है जहां पे आपके एक्सरेज का क्या यूज है। जैसे एक्सरेज में बताया कि बॉडी पार्ट्स और उसकी डिटेलिंग वगैरह समझने में, कुछ मेडिसिनल ट्रीटमेंट्स में काम में आता है, अल्ट्रावायलेट के यूसेजेस, माइक्रोवेव के यूसेजेस, तो कौन सा कहां पर यूज हो रहा है वो एप्लीकेशन आपको डेफिनेटली एक बार गो थ्रू करनी है और ध्यान रखनी है, उससे सवाल आते हैं। तो कोई चॉइस नहीं है दोस्तों, आपको कहीं ना कहीं वेवलेंथ रेंज का भी आइडिया रखना पड़ेगा कि माइक्रोवेव्स पे आपने ध्यान दिया कि वे किस ऑर्डर में चल रही है। तो माइक्रोवेव्स 10⁻⁴, 10⁻³ मीटर्स, मतलब ये आप देखोगे ना तो 10⁻³ मीटर्स, मतलब ये तो mm में आ गया, 1 mm की रेंज आ गई माइक्रोवेव्स में। फिर इंफ्रा उससे थोड़ा और कम वेवलेंथ है, विजिबल और कम है, अल्ट्रावायलेट और कम है, एक्सरेज और कम है, गामा रेज 10⁻12, -13, -14 का ऑर्डर आ गया। ऐसे देखा हुआ होगा ना तो एग्जामिनेशन में क्लिक करेगा आपको। ये जो टॉपिक आ रहा है, अगेन दिस इज डिस्प्लेसमेंट करंट। सिंपल है बट अगेन मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो समझना है, ध्यान रखना है। राइट, सो दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट करंट जो है ना, वो इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को एस्टैब्लिश करता है दैट अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस एन मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोपगेशन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपगेशन मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। सो अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड गिव्स राइज टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड देन गिव्स राइज टू अ मैग्नेटिक फील्ड, और ये दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हुए साथ साथ प्रोपगेट कर रहे हैं। तो फैराडेज वाली स्टोरी में हम ये जानते हैं, समझते हैं कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, बट चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। ये फिर मैक्सवेल की स्टोरी से, मैक्सवेल के रिजल्ट्स वगैरह से जज किया गया, और उसी लीग में, उसी कहानी में एक पॉइंट है अबाउट डिस्प्लेसमेंट करंट। दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट करंट की इंपॉर्टेंस इस हिसाब से भी है दैट टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स, डिस्प्लेसमेंट करंट बेसिकली एक्सप्लेन्स एंड जस्टिफाइज द कंटिन्यूटी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स। वो मैं भी आपको एक कैपेसिटर का एग्जांपल लेके बताता हूं। कैपेसिटर वाला जो सिनेरियो है ना, दैट इज जस्ट एन एग्जांपल टू सेट द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बेसिकली मैक्सवेल्स थ्योरी के हिसाब से there was an inconsistency in the Ampere's circuital law। जो Ampere's circuital law था, B dot dl का line integral equals to mu naught times I enclosed। मैक्सवेल के हिसाब से there was an inconsistency in that equation, और वहां उसको consistent बनाने के लिए एक change suggest किया गया कि जो आपका B dot dl का line integral है, which is equals to mu naught times I enclosed,
इसको और कंसिस्टेंट बनाने के लिए एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया गया विच वाज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो उस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूं, बट बिफोर दैट आई वुड मेंशन डिस्प्लेसमेंट करंट बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोपगेशन को एक्सप्लेन करता है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लीड्स टू मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लीड्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये बिना किसी कंडक्शन करंट के, बिना किसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डिस्प्लेसमेंट करंट के रूप में ट्रैवर्सल चल रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डिस्प्लेसमेंट करंट के रूप में ट्रैवर्सल चल रहा है। तो एक ऐसा मीडियम जहां वैक्यूम है, एक ऐसा जगह जहां पे कोई कंडक्टर नहीं है, एक ऐसी जगह जहां पे कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वहां पे भी करंट का फ्लो मेंटेन हो सकता है, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ कंडक्शन करंट। ये इलेक्ट्रॉन वाला फ्लो करंट नहीं है, ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कॉन्स्टिट्यूट होने वाला करंट है, कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट करंट। तो मैक्सवेल बेसिकली सजेस्ट कि प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव्स डिस्प्लेसमेंट करंट के बेसिस पे सेटअप किया जा सकता है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स की कंटिन्यूटी डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स डिस्प्लेसमेंट करंट के बेसिस पे सेटअप की जा सकती है। तो थियोरी में ऐसा सजेस्ट किया गया, मतलब ये एक एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट करंट को सेटअप करने के लिए, एक तरीका है डिस्प्लेसमेंट करंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, कि जब एक कैपेसिटर अपने चार्जिंग फेज में होता है, मान लीजिए आपने कैपेसिटर प्लेट्स कंसिडर की और इस कैपेसिटर को अपन एक बैटरी लगाकर चार्ज कर रहे हैं, इस पे चार्ज लगातार बढ़ रहा है ना, धीरे धीरे इसका चार्ज इंक्रीज हो रहा है, आपने एक बैटरी लगाई है और चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज इस पे लगातार बढ़ते जा रहा है और कुछ टाइम बाद इस पे फाइनल चार्ज, मैक्सिमम चार्ज पहुंचेगा। तो ड्यूरिंग द चार्जिंग फेज वी नो दैट सर्किट में कुछ ना कुछ करंट चल रहा होगा, ये आपका करंट है आईसी, कॉल्ड द कंडक्शन करंट, जो अपना नॉर्मल करंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से होता है, जो बेसिकली दैट ड्रिफ्ट स्पीड और वो वाली कहानी अपनी होती है। तो ये नॉर्मल करंट है विच इज बेसिकली फ्लोइंग इन द वायर्स ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। अब सिंस इस वायर में करंट चल रहा है तो ऑब्वियसली अपने पास आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये तो ऑब्वियस पॉइंट है। तो ये अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, बट जैसे अपन कैपेसिटर के बीच वाले रीजन में देख रहे हैं ना, तो वहां कोई कंडक्टर नहीं है, वहां कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वहां कंडक्शन करंट नहीं चल सकता। फिर इसके बाद यहां देखेंगे तो यहां अगेन आपका कंडक्शन करंट है, तो यहां फिर वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड की डिसकंटिन्यूटी सेटअप हो रही थी, है ना, ये वो इनकंसिस्टेंसी थी जो एम्पियर सर्किटल लॉ में मिली, कि यहां करंट चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रही है, यहां करंट चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रही है, बट यहां बीच में कोई कंडक्टर्स नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, कोई करंट नहीं चल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डिसकंटिन्यूटी बन रही है, मैग्नेटिक इफेक्ट की डिसकंटिन्यूटी बन रही है। अलॉन्ग विद दैट एक और बात ये प्रोजेक्ट की गई, यार अगर मैं यहां पर एक एम्पीरियन लूप बनाता हूं, इस वायर को एनसर्कल करता हुआ एक एम्पीरियन लूप बनाता हूं, तो एज पर एम्पियर सर्किटल लॉ B डॉट DL का लाइन इंटीग्रल विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज। इस एम्पीरियन लूप में आई एनक्लोज कितना है, तो IC है। अब अगर मैं सेम सिचुएशन ले लूं, है ना, सेम सिचुएशन कंसीडर करूं, बस इस एम्पीरियन लूप का शेप में ऐसा ले लूं कि कंडक्टर के अंदर से जा रहा है, पेरीमीटर उसका वही है, पेरीफेरी उसकी उतनी ही है, पर वो लूप जो मैंने यहां से घुमा के लिया, तो उसमें क्या होगा गाइस, अब यहां से करंट क्रॉसिंग कितना है, यहां से करंट क्रॉसिंग तो 0 है। अब जो लूप मैंने लिया है ना, उसमें से तो कोई करंट क्रॉस नहीं कर रहा, बिकॉज ये तो अब कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में आ गया। तो इस वाले नए लूप के लिए LHS तो रहा सेम, B डॉट DL तो रहा सेम, बट राइट हैंड साइड में I एनक्लोज्ड की वैल्यू हो गई 0। नाउ दिस वाज द इनकंसिस्टेंसी जो मैंने यहां पे कहा, कि सेम पेरीमीटर का एम्पीरियन लूप है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड सेम आ रही है बट राइट हैंड साइड बदल गई। दिस कैन नॉट बी पॉसिबल, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं थी। तो वो मिसिंग टर्म जो है ना, कि वायर्स जब तक हैं तब तक तो करंट कौन सा है, कंडक्शन करंट है, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन वाला करंट है, बट जैसे आप कैपेसिटर के अंदर आ जाते हो तो वहां कंडक्शन करंट नहीं है, वहां एम्पियर सर्किटल लॉ में जो जगह बनाता है वो करंट है डिस्प्लेसमेंट करंट। और जैसे उस डिस्प्लेसमेंट करंट को अपन इनकॉर्पोरेट करते हैं, वो कहानी आपकी एम्पियर सर्किटल लॉ की दोबारा सही हो जाती है। तो अब उसको मैं आपको बता दूं किस तरह से वो सेटअप हो रहा है। तो मान लीजिए आप एक कैपेसिटर में, एक कैपेसिटर की चार्जिंग आप देख रहे हैं, तो अब ये जो कैपेसिटर है, मान लीजिए इस पे कुछ सिग्मा चार्ज डेंसिटी आ चुकी है प्लेट्स पर, इस पे माइनस सिग्मा है, तो बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, वी नो दैट दिस इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सिग्मा बाय एप्सिलॉन मतलब Q बाय A एप्सिलॉन नॉट आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, अब यार इसको अगर मैं मान लीजिए फ्लक्स कैलकुलेशन में यूज करूं, तो प्लेट एरिया, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर फ्लक्स निकाल रहे हैं तो वो जाएगा E इंटू A। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां अगर एक क्रॉस सेक्शन बना लें, यहां एक शीट अगर बना लें, तो उसको क्रॉस करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से तो फ्लक्स कितना जा रहा है, तो E इंटू A। तो E इंटू A कर रहे हैं तो फ्लक्स कितना आ रहा है, दिस इज Q बाय A। नाउ सिंस कैपेसिटर की चार्जिंग चल रही है, चार्जिंग चल रही है मतलब चार्ज ऑन द प्लेट्स इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, है ना, चार्जिंग ऑन द कैपेसिटर, तो चार्ज लगातार बढ़ रहा है। तो अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देता हूं दोस्तों, तो ये हो जाएगा d phi E अपॉन dt, एंड दैट इज इक्वल टू एरिया फिक्स है, तो ये 1 बाय A इंटू dq बाय dt। अच्छा, dq बाय dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर, वो बन जाएगा I। तो ये आपका करंट बन गया, दिस इज I, है ना, और ये जो I है ये आ रहा है, सॉरी ये आपका Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, सॉरी एरिया कैंसिल हो जाएगा एंड Q बाय एप्सिलॉन नॉट बचेगा। यहां पे भी अपन देखें तो यहां पे एप्सिलॉन नॉट बचेगा। तो ये dq बाय dt जो है ना, ये तो बन गया करंट, और करंट की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स d phi अपॉन dt। तो दोस्तों ये जो करंट कॉन्स्टिट्यूट हुआ है ड्यू टू द चेंजिंग चार्ज, ड्यू टू द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, ड्यू टू द चेंजिंग फ्लक्स, कौन सा, जो कैपेसिटर प्लेट्स ने फील्ड बनाई हुई थी उसके फ्लक्स के चेंजेस, उसके कारण जो करंट कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, दिस इज बीइंग नेम्ड एज
द डिस्प्लेसमेंट करंट। ये केवल कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में होता है एंड दिस इज ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएटेड बाय द प्लेट्स। वो फ्लक्स में जो चेंज आ रहा है ना, उसके कारण जो करंट कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट करंट। ये कंडक्शन करंट नहीं है, ये I इक्वल टू NEA VD वाला करंट नहीं है, ये वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होने वाला करंट नहीं है, ये केवल कैपेसिटर के बीच में है जहां कोई इंसुलेटर भरा हुआ था आपने, या वैक्यूम भरा हुआ था, एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम भरा हुआ था। तो ये आगे एप्सिलॉन नॉट d phi by dt, ये याद रखना है आपको। तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो है दिस इज एप्सिलॉन नॉट d phi by dt। तो जैसे ही कहानी सेटअप हुई ना, तो इन्होंने एम्पियर्स सर्किटल लॉ जो है उसी को चेंज कर दिया कि भाई ये जो टोटल करंट है ना, वो टोटल करंट सिर्फ कंडक्शन करंट नहीं है, दैट टोटल करंट इज बेसिकली IC प्लस ID। मतलब द करंट वैल्यू शुड बी द समेशन ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। और कंडक्शन करंट तो नॉर्मल जो होता है वही है, और डिस्प्लेसमेंट करंट ये वाला आ गया। तो आउटसाइड द कैपेसिटर, अगर कैपेसिटर के बाहर अपन देख रहे हैं, तो कैपेसिटर के बाहर आपका ID का वैल्यू जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो हो जाएगा। इसका मतलब बेसिक नेट करंट शुड बी इक्वल टू IC ओनली। तो B डॉट DL के लाइन इंटीग्रल में म्यू नॉट टाइम्स IC आएगा, कहां? कैपेसिटर के बाहर। और वो मैग्नेटिक फील्ड बनाने का कारण बनेगा। वो तुम्हें पहले ही पता है कि नॉर्मल करंट जब चलता है, कंडक्शन करंट, तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और मैग्नेटिक फील्ड का कारण बनेगा कौन? कंडक्शन करंट। जब मैं इनसाइड द कैपेसिटर गया, तो इनसाइड द कैपेसिटर तो इंसुलेटिंग मीडियम है, तो कंडक्शन करंट अंदर जीरो है, बट वहां डिस्प्लेसमेंट करंट प्रेजेंट है, वो ID हो गया। दोस्तों यहां अब B डॉट DL का लाइन इंटीग्रल हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स ID। मतलब अब मैग्नेटिक फील्ड बनाने का रीजन है डिस्प्लेसमेंट करंट, और डिस्प्लेसमेंट करंट का रीजन है चेंजिंग फ्लक्स, और चेंजिंग फ्लक्स का रीजन है चेंजिंग फील्ड, और चेंजिंग फील्ड का रीजन है द चेंजिंग चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो ये सिर्फ तभी एस्टैब्लिश होता है जब कैपेसिटर अपने चार्जिंग फेज में हो, जब चार्ज चेंज हो रहा हो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही। मैंने वही आपको बोला था, दिस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लीड्स टू अ मैग्नेटिक फील्ड। वही हमने सेटअप किया है ना। यहां मैग्नेटिक फील्ड है इस वायर के कारण, यहां मैग्नेटिक फील्ड है क्रिएटेड बाय वायर। यहां मैग्नेटिक फील्ड का क्या हुआ? ऐसे डिसकंटिन्यूटी थोड़ी होगी मैग्नेटिक इफेक्ट्स में। तो यहां भी मैग्नेटिक फील्ड है, बट वो कंडक्शन करंट ने सेटअप नहीं की है, वो डिस्प्लेसमेंट करंट ने सेटअप की है, वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड बनाई है। ये आपका इंप्लीकेशन है अबाउट डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसको अब एम्पियर्स सर्किटल लॉ की जगह एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ कहा जाता है। जो B डॉट DL बराबर म्यू नॉट टाइम्स I एनक्लोज था ना, उसको रीअरेंज किया, चेंज किया, और बोला कि भाई B डॉट DL का इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I कंडक्शन प्लस म्यू नॉट टाइम्स I डिस्प्लेसमेंट। तो यही फंक्शन जो पहले म्यू नॉट टाइम्स IC था ना, वो बन गया म्यू नॉट टाइम्स IC प्लस म्यू नॉट टाइम्स ID। तो जब कैपेसिटर के बाहर हो तो ID जीरो हो जाएगा, और कैपेसिटर के अंदर हो तो IC जीरो हो जाएगा। अब B डॉट DL हमेशा किसी ना किसी चीज के इक्वल जरूर रहेगा। तो वहां उस कहानी में, उस नॉन कंडक्टिंग मीडियम में करंट कौन सा चल रहा है? डिस्प्लेसमेंट करंट चल रहा है, फ्लक्स के चेंज की वजह से चल रहा है, फील्ड के चेंज की वजह से चल रहा है, और उसी ने मैग्नेटिक फील्ड बनाई है। दोस्तों चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर में जब कैपेसिटर का चार्जिंग फेज हम देख रहे होते हैं, ये जो मैंने अभी डिस्कस किया, उस सिचुएशन में IC की वैल्यू हमेशा ID के इक्वल रहेगी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, भूलना नहीं है कि कैपेसिटर के चार्जिंग के दौरान IC और ID की वैल्यू इक्वल है। तो अगर आप कंडक्शन करंट जानते हो ना, तो वही वैल्यू डिस्प्लेसमेंट करंट की होगी, अलग से निकालने की क्या जरूरत नहीं है। और निकालना चाहो तो ये रहा अपना तरीका, ये वाला फॉर्मूला है ना। अदरवाइज IC और ID हमेशा इक्वल होते हैं जब कैपेसिटर की चार्जिंग चल रही होती है। फाइन।